बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। शुरू में हम रिव्यू करेंगे प्रीवियस लेक्चर में जो हमने स्टडी किया। प्रीवियस लेक्चर में सर्चिंग को हमने देखा था। सर्चिंग बेसिकली किसी भी लिस्ट में डाटा को फाइंड करना, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, उसमें हमें सर्च की ज़रूरत पड़ती है। उसको हमने एक्सटर्नल और इंटरनल सर्चिंग देखी। इंटरनल सर्चिंग जो रैम के अंदर जो भी डाटा है उसको अगर हमने सर्च करना हो वो हमारी इंटरनल सर्चिंग होती है। एंड देन एक्सटर्नल सर्चिंग, समटाइम हमारा डाटा हार्ड डिस्क, टेप ड्राइव उन पे सेव होता है। देन वहाँ पे हमें कोई सर्च करना हो वो हमारी एक्सटर्नल सर्चिंग होती है। देन हमने टाइप्स ऑफ सर्चिंग को देखा। दो टाइप्स देखी, लीनियर सर्च या सीक्वेंशियल सर्च और दूसरी बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च बेसिकली एलिमेंट्स को सर्च करना वन बाय वन, फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करता है, देन पूरी कंप्लीट लिस्ट को टिल एंड सर्च करता है। ये टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। शॉर्ट फाइल या शॉर्ट लिस्ट है, उसमें एलिमेंट को फाइंड करना मुश्किल नहीं है। बट अगर हमारी फाइल का साइज बढ़ जाए या लिस्ट बड़े साइज की हो जाए तो वहाँ पे लीनियर सर्च सक्सेसफुल नहीं होता, बिकॉज बहुत टाइम कंज्यूमिंग बन जाता है। उसके लिए फिर हमारे पास दूसरे टाइप की सर्च आती है जो बाइनरी सर्च कहलाती है। बाइनरी सर्च लॉन्ग लिस्ट या लॉन्ग फाइल के लिए एफिशिएंट है। बाइनरी सर्च में हमारे पास लिस्ट को हम डिवाइड करते जाते हैं दो दो पार्ट्स में, एंड देन उसको एलिमेंट को हम फाइंड करते हैं। एलिमेंट या लेफ्ट हाफ में हो सकता है या राइट हाफ में हो सकता है। हम उसकी कंडीशंस को चेक करते हैं मिड वैल्यू फाइंड करते हुए। और इसके हमने फिर डिफरेंट एल्गोरिदम्स को भी देखा, बाइनरी सर्च के भी और लीनियर सर्च के भी। लीनियर सर्च में फिर हमने ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट को भी देखा, उसके एल्गोरिदम्स को देखा, और उसमें फिर हमने सर्च करके एलिमेंट्स को भी देखा, एग्जांपल्स स्टडी की। दैन इसी तरीके से बाइनरी सर्च के एल्गोरिदम्स को देखा और उसके अंदर फिर हमने डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स करके उसको देखा कि एलिमेंट किस पोजीशन पे या कितनी ट्राइज में मिलता है। हमने फिर एक फार्मूला, एक पैटर्न उसके अंदर देखा कि जितने भी एलिमेंट्स हों उसकी जो 2 की पावर जो x जितनी ट्राइज उसमें बनती हैं वो हमें उसमें एक पैटर्न मिला। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है रिकर्जन। सबसे पहले हम रिकर्जन को इंट्रोड्यूस करेंगे, देन रिकर्सिव की डेफिनेशन देखेंगे, रिकर्सिव एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, फाइंडिंग ए रिकर्सिव सॉल्यूशन, किसी भी प्रॉब्लम को हम उसका सॉल्यूशन देखना चाहेंगे कि रिकर्सिवली हम कैसे सॉल्यूशन दे सकते हैं। देन एग्जांपल ऑफ रिकर्सिव फंक्शन, रिकर्सिव प्रोग्रामिंग को हम देखेंगे, रूल्स फॉर रिकर्सिव फंक्शन। फिर एक एग्जांपल है, वेरी वेल नोन एग्जांपल है, टावर ऑफ हनाय। इसको हम देखेंगे कि ये रिकर्सिवली कैसे कहता है, इस रिकर्जन कैसे है इसमें। एंड देन अदर डिफरेंट एग्जांपल जो रिकर्जन को अप्लाई करते हैं, रिकर्जन को यूज करते हैं। इंट्रोडक्शन। एनी फंक्शन कैन कॉल एन अदर फंक्शन। कंप्यूटर साइंस प्रोग्रामिंग में हम देखते हैं कि कोई भी फंक्शन है किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है। फंक्शन एक छोटी सी रूटीन होती है जो किसी भी एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए लिखी जाती है। एक फंक्शन कैन इवन कॉल इटसेल्फ। दूसरे प्रोग्राम को कॉल तो फंक्शन करता है बट अपने आप को भी कॉल कर सकता है। तो व्हेन ए फंक्शन कॉल इटसेल्फ, जब एक फंक्शन अपने आप को खुद कॉल करता है, दोबारा उसी एक्टिविटी को करना चाहता है, देन इट मेक्स ए रिकर्सिव कॉल। ये एक रिकर्सिव कॉल बन जाती है कि वो अपने आप को ही कॉल कर रहा है। रिकर्सिव कॉल, ए फंक्शन कॉल in which the function being called is the same
as the one making the call. रिकर्सिव फंक्शन में फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा होता है और वही फंक्शनैलिटी उसमें परफॉर्म हो रही होती है. रिकर्शन इज ए पावरफुल टेक्निक दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ आइट्रेशन और लूपिंग. Recursion is a programming technique in which functions call themselves. Recursive definition. A definition in which something is defined in terms of smaller version of itself. अगर हम recursive को define करना चाहें तो recursive में एक big thing को हम divide करते हैं smaller parts में, स्मॉलर वर्जन में, सो दैट उसका एक यूनिट हमें मिल जाए और हम उसको फिर उस बेस पे उस पूरी कंप्लीट बिग थिंग को हम सॉल्व कर सकें. टू डू रिकर्जन वी शुड नोइंग द फॉलोइंग. हमें उसमें दो कॉन्सेप्ट हमें मिलेंगे, एक बेस केस का और एक जनरल केस का. द केस बेस केस क्या है? द केस फॉर विच द सॉल्यूशन कैन बी स्टेटेड नॉन रिकर्सिवली. बेस केस क्या है कि हमारे पास एक लास्ट जब हम किसी भी बिग थिंग को डिवाइड करते करते एक ऐसी स्टेज पे ले आते हैं कि वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती, तो वो उसका बेस केस है, स्टार्टिंग केस है. द केस फॉर विच द आंसर इज एक्सप्लिसिटली नोन. उसमें हमारे पास क्या है कि जो उसका आंसर है वो चूंकि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, उसका आंसर हमें वहाँ पे मिल जाता है. तो बेस केस हमारे पास एक सिंपल एक स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको फर्दर हम और डिवाइड नहीं कर सकते. जनरल केस द केस फॉर विच द सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन स्मॉलर वर्जन ऑफ इटसेल्फ. तो जनरल केस क्या है? क्या हम उसके स्मॉलर केसेस बना सकते हैं, उसको डिवाइड करते हुए स्मॉलर पार्ट्स में ला सकते हैं. तो जनरल केस को हम रिकर्सिव केस भी कह सकते हैं. सो रिकर्जन में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक बेस केस और एक जनरल केस. रिकर्सिव एल्गोरिथम हम देखते हैं. रिकर्सिव एल्गोरिथम क्या होते हैं? डेफिनेशन एंड एल्गोरिथम दैट कॉल इटसेल्फ. जैसे रिकर्सिव में हमारे पास फंक्शन को कॉल किया जाता है, वो रिकर्सिव फंक्शन बन जाता है. सिमिलरली जो एल्गोरिथम अपने आप को कॉल करते हैं वो हमारे रिकर्सिव एल्गोरिथम्स होते हैं. इसमें अप्रोच क्या यूज होती है? सॉल्व स्मॉल प्रॉब्लम्स डायरेक्टली. समटाइम हमारे पास बिग प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए या उनको सॉल्व करना एक मुश्किल काम है. उसको सॉल्व करने का मेथड ये है कि हम उसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर लें और देन उसको सिंप्लीफाई लार्ज प्रॉब्लम इनटू वन और मोर स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व रिकर्सिवली. अब सब प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते जाएंगे, देन वो बिग प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा. कैलकुलेट सोल्यूशन फ्रॉम सोल्यूशन फॉर सब प्रॉब्लम्स. तो रिकर्सिव एल्गोरिथम वो एल्गोरिथम्स होते हैं जो अपने आप को कॉल करते हैं और इसमें जो अप्रोच यूज की जाती है कि बिग प्रॉब्लम्स हैं उनको स्मॉलर पार्ट्स में उन प्रॉब्लम्स को डिवाइड किया जाता है और फिर स्मॉलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए कंप्लीट एक बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाता है. फाइंडिंग ए रिकर्सिव सॉल्यूशन. A recursive solution to a problem must be written carefully. The idea is for each successive recursive call to bring you one step closer to a situation in which the problem can be easily solved. अब हम इसमें ये कहते हैं कि recursive calls, तो आइडिया क्या है कि recursive call आपको उस बेस प्रॉब्लम की तरफ ले जाती है, बेस सोल्यूशन की तरफ ले जाती है. एक स्मॉलर सोल्यूशन आपको मिलता है, देन आप उससे स्टेप वाइज उसे हायर लेवल पे, देन स्टेप वाइज और आप अल्टीमेटली एक कंप्लीट प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं. दिस इजीली सॉल्व सिचुएशन इज कॉल्ड द बेस केस.
जब हम एक बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाते हैं। फाइंडिंग ए रिकर्सिव सॉल्यूशन। A recursive solution to a problem must be written carefully. The idea is for each successive recursive call to bring you one step closer to a situation in which the problem can easily be solved. This easily solved situation is called the base case. Each recursive algorithm must have at least one base case as well as a journal or recursive case. किसी भी प्रॉब्लम का हमने रिकर्सिव सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड करना होता है कि बेसिक आइडिया ये है कि हमारे पास कोई भी एक प्रॉब्लम है, हम उसको डिवाइड करते हैं सो दैट हम उसके बेस केस तक पहुंच जाएं। जब हम उसका बेस केस फाइंड कर लेते हैं देन हम उस बेस केस की बेसिस पे उसका ओवरऑल जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं और वो रिकर्सिव सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक बेस केस हमें फाइंड करना होता है और देन हमारे पास जो जर्नल केस है उसको हम उस बेस केस की बेसिस पे रिकर्सिव एल्गोरिथम अप्लाई करके सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। We can write a function called power that calculates the result of raising an integer to a positive power. If x is an integer and n is a positive integer, the formula for x of n is x of n हमारे पास क्या है कि x कोई भी एक हमारे पास इंटीजर है, तो x ऑफ n को हम लिख सकते हैं कि n नंबर ऑफ x हैं जो जिनकी मल्टीप्लिकेशन है n टाइम्स। वी कैन आल्सो राइट दिस फार्मूला एज x ऑफ n, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक x को हम इसमें से एक्सक्लूड कर देते हैं और ये हमारे पास n-1 टाइम, यहाँ पे हमारे पास ये था n टाइम्स जो डायरेक्टली x ऑफ n को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब यहाँ पे हम x ऑफ n इज इक्वल टू एक x हम इसमें से एक्सक्लूड कर देते हैं और बाकी हम इसको n-1 टाइम्स कह देते हैं। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। आल्सो एज एक और तरीका भी हमारा हो सकता है, x ऑफ n को हम दो x इसमें से अलग कर लेते हैं एंड देन बाकी n-2 टाइम्स इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर इसको हम देखें तो ये फार्मूला कुछ इस तरह बनेगा कि x ऑफ n इज इक्वल टू x इंटू x पावर n-1। ये किस तरह बना कि अब यहाँ हमारे पास ये x है, तो ये x है और उसमें एक पावर हम एक उसमें एलिमेंट चूँकि हम ये निकाल दिया है दैट्स वाई हम इसको x पावर n-1 इस तरीके से हम जर्नलाइज्ड करके लिख सकते हैं। रिकर्सिव पावर फंक्शन। नाउ लेट्स सपोज दैट x इज इक्वल टू 3। अब हम रिकर्जन की एग्जांपल करते हैं रिकर्सिव पावर फंक्शन। नाउ लेट्स सपोज दैट x इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 4। देन हम इसको राइट कर सकते हैं x पावर n, लेट्स से उनकी वैल्यूज को पुट करें देन हमारे पास आ जाएगा 3 पावर 4। नाउ वी कैन सिंप्लीफाई द अबव इक्वेशन। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कैसे है, लेट्स से जैसे पिछली एग्जांपल में हमने देखा 3 पावर 4 को हम लिख सकते हैं, लेट्स से उसमें एक लास्ट टाइम जिसे हमने देखा कि उसमें 3 मल्टीपल ऑफ 3 पावर 3, उसमें एक हमने कम कर दिया n-1 जैसे उसमें किया था और देन एक हमने एलिमेंट को उसके मल्टीपल कर दिया। देन सेम इसको हम 3 की पावर 3 जो आ रहा है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 इंटू 3 की पावर 2 और सिमिलरली हम नेक्स्ट पे 3 पावर 2 को भी फर्दर ब्रेकअप कर सकते हैं 3 इंटू 3 पावर 1। अब यहाँ पे हमें बेस केस मिल गया। अब अगर हम इसको देखें कि 3 पावर 1
इसको फर्दर हम ब्रेकअप नहीं कर सकते, फर्दर इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो 3 पावर 1 इज इक्वल टू 3 ये हमारा बेस केस बन जाता है। अगर इसका हम फंक्शन बनाना चाहें तो हम किस तरह बनाएंगे? लेट्स से हमारे पास आता है इंटीजर, इसके फंक्शन को हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं? लेट्स से इंटीजर पावर इंटीजर x और इंटीजर n, दो हमारे पास वैल्यूज हैं, इस पे कंडीशन इफ की लगाते हैं, इफ n इज इक्वल टू 1 रिटर्न x। अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 हो जाती है, जैसे इस केस में हमारे पास ये, इसको सिंप्लीफाई किया और सबसे सिंप्लीफाइड यहाँ पे फॉर्म में आ गया है जिसे हम बेस केस कह रहे हैं, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म 3 पावर 1 है। ये फर्दर इसको हम फर्दर इस तरीके से ब्रेकअप नहीं कर सकते, दैट्स वाई ये हमारे पास बेस केस है। तो बेस केस उस फॉर्म में आता है जब हमारे पास n इज इक्वल टू 1 है, तो ये हमारा बेस केस बन जाएगा। देन एल्स में हमारे क्या है, रिटर्न x इनटू पावर ऑफ x माइनस n माइनस 1, x एंड n माइनस 1 हमारी रिकर्सिव कॉल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हमने किस तरह किया, ये हमारे पास x, ये हमारे पास x है, रिटर्न x वैल्यू, देन उसकी मल्टीप्लिकेशन विद 3 और n माइनस 1 जो हमारा पैटर्न हमें मिला था, हम पावर का फंक्शन इस तरीके से रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम अगर हम इसी पे ये अप्लाई करते हैं, x पावर n विच इज 3 पावर 4 यहाँ पे आएगा, इस कंडीशन को चेक करेगा, उसको ये बेस केस अभी फर्स्ट उसमें नहीं मिलेगा, ये रिटर्न करेगा, रिकर्सिवली इसके ऊपर अप्लाई करेगा। फर्स्ट टाइम पे ये इसको आइट्रेशन मिलेगी, सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा, और देन हमें 3 पावर 1 विच इज इक्वल टू 3 वो हमें मिलेगा, जिस सूरत में हमें ये बेस केस मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये रिकर्सिवली कॉल करके एक हम पावर फंक्शन को बना सकते हैं। एग्जाम्पल 2 हम देखते हैं, इसको फर्दर हम रिकर्जन मुख्तलिफ जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास फैक्टोरियल एक फंक्शन है, उसको भी हम रिकर्सिवली किस तरह देख सकते हैं, फैक्टोरियल पे इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फैक्टोरियल फंक्शन गिवन ए पॉजिटिव इंटीजर n factorial is defined as the product of all integers between 1 and n, including n. So we can write factorial function mathematically as, factorial हमारे पास एक फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, कोई भी एक फंक्शन है, let's say, so we can write factorial function mathematically as f of n is equal to, अगर हमारे पास n की वैल्यू 0 है, 0 का फैक्टोरियल ऑलवेज 1 होगा, एल्स की फॉर्म में हमारे पास जो n है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम f ऑफ n माइनस 1, उससे एक कम उस पे n में से एक माइनस करके उसका फैक्टोरियल फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम फैक्टोरियल को देख रहे हैं, फैक्टोरियल की डेफिनेशन को देखें, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 2 इंटू n माइनस 3 अप टू 1। 0 का फैक्टोरियल वो हमेशा 1 मिलेगा। टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ n, बेस केस n इज इक्वल टू 0, तो सूरत में 1 रिटर्न करेगा। एग्जाम्पल 2, रिकर्सिव फैक्टोरियल फंक्शन। हम फैक्टोरियल फंक्शन में भी रिकर्जन अप्लाई करते हैं। फैक्टोरियल फंक्शन क्या है, गिवन ए पॉजिटिव इंटीजर n फैक्टोरियल इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड n इंक्लूडिंग n। सो वी कैन राइट फैक्टोरियल फंक्शन मैथमेटिकली एज f of n if n is equal to 0, अगर कोई n हमारे पास 0 है तो उसका फैक्टोरियल हमें हमेशा 1 मिलेगा। एल्स में n
इंटू एफ ऑफ n माइनस 1। हम देखते हैं कि ये मैथमेटिकली फैक्टोरियल फंक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसको हम देखते हैं एग्जांपल के साथ कि किस तरीके से है, और देन हम इसको फिर फैक्टोरियल फंक्शन रिकर्सिव कॉल बना के देखेंगे। फैक्टोरियल की डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले n फैक्टोरियल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 देन टिल 3 2 एंड 1। इन सब की मल्टीप्लिकेशन से हमें n का फैक्टोरियल मिलेगा। देन 0 का फैक्टोरियल हमारा ऑलवेज 1 होता है। टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ n, अब इसमें हमें रिकर्जन फाइंड करनी है। सबसे पहले हमारे पास बेस केस और जनरल केस आएगा। बेस केस में हमारे क्या है, इफ n इज इक्वल टू 0 एंड रिटर्न 1। जब भी n हमें 0 मिलेगा वो 1 रिटर्न करेगा। रिकर्सिव स्टेप क्या है, कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। जैसे यहाँ पे हमारे पास है, अगर हमने n का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो n इंटू n माइनस 1, तो हमें हर एक नेक्स्ट एलिमेंट का जो उससे एक कम है उससे उसकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है। तो हमें फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 रिक्वायर्ड है, तो रिटर्न n इंटू द फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। तो इस तरीके से ये रिकर्सिवली इसको भी कैलकुलेट करेगा, देन दिस एलिमेंट एंड टिल लास्ट, जब तक उसे बेस केस नहीं मिल जाता। तो इस तरह फैक्टोरियल फंक्शन में भी ये रिकर्सिव कॉल या रिकर्सिव फंक्शन बनता है। एग्जाम्पल 2, रिकर्सिव फैक्टोरियल फंक्शन। अगर हम इसका प्रॉपर फंक्शन बनाएं तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इंटीजर फैक्टोरियल ऑफ n, इफ n इज इक्वल टू 0, हमारा n 0 है, देन रिटर्न 1 विच इज द बेस क्लास, एल्स रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। ये अब इसकी रिकर्सिव कॉल है, रिकर्सिव केस है, और ये रिकर्जन उस वक्त तक होती रहेगी जब तक वो बेस केस तक नहीं पहुंच जाता। एवेल्यूशन ऑफ फैक्टोरियल एग्जाम्पल। अब हम इसको एवेल्युएट करेंगे कि ये किस तरह रिकर्सिव कॉल करता है। एक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट, फॉर एग्जांपल 3 का फैक्टोरियल हम फाइंड करना चाहते हैं, तो टू एवेल्युएट फैक्टोरियल ऑफ 3, एवेल्युएट 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2। अब उसमें हमें 2 का फैक्टोरियल फाइंड करना पड़ेगा। देन हम अब 2 के फैक्टोरियल के लिए देन रिकर्सिव कॉल इसमें किस तरीके से होगी, टू एवेल्युएट द फैक्टोरियल ऑफ 2, हमें एवेल्युएट 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1 करना पड़ेगा। अब हमें फैक्टोरियल ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोबारा रिकर्जन करनी पड़ेगी। तो टू एवेल्युएट फैक्टोरियल ऑफ 1, एवेल्युएट 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 0। अब फैक्टोरियल ऑफ 0 बेस केस पे हम पहुंच गए और हमें पता है फैक्टोरियल ऑफ 0 इज ऑलवेज 1। अब ये हमें 1 रिटर्न करेगा, हमें 1 रिटर्न करेगा, देन वी हैव वैल्यू 1 इंटू 1 विच इज 1, सो रिटर्न करेगा 1। देन अगेन 1 यहाँ पे है, देन हम इस स्टेप पे एवेल्युएट 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1, फैक्टोरियल ऑफ 1 की वैल्यू हमें मिल गई विच इज 1, सो 2 इंटू 1 विच इज 2, ये अब रिटर्न 2 करेगा और हमारा फैक्टोरियल ऑफ 2 की वैल्यू हमें 2 मिल गई। अब यहाँ पे 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6। तो इसमें इस एग्जांपल में हमें ये पता चलता है कि हम अगर 3 का फैक्टोरियल करें तो हमें फैक्टोरियल ऑफ 2, उसकी रिकर्सिव कॉल फैक्टोरियल ऑफ 2 से फैक्टोरियल ऑफ 1, फिर हम 1 से फैक्टोरियल ऑफ 0 एंड 0 से हमें बेस केस पे आ जाते हैं और बेस केस से हमें रिटर्न वैल्यू मिलते हुए हम एंड पे हमें फाइनल जो वैल्यू है वो मिल जाती है, जो फाइनल आउटपुट या रिजल्ट मिल जाता है आफ्टर
रिकर्सिव कॉल। नाउ रिकर्सिव प्रोग्रामिंग की हम बात करते हैं। रिकर्जन यहाँ पे हम फंक्शंस में अप्लाई करते हैं, जहाँ पे हम एल्गोरिथम्स में अप्लाई करते हैं। सिमिलरली मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग में भी रिकर्जन्स को अप्लाई किया जाता है। हमारे पास रिकर्जन में मेन फंक्शन लेट्स से एक है, जिसे हम फैक्टोरियल की एग्जांपल को हम इसके ऊपर मैप करते हैं। हमारे पास एक मेन प्रोग्राम है, मेन फंक्शन है, जिसमें हम फैक्टोरियल ऑफ 3 फाइंड करना चाहते हैं। फैक्टोरियल ऑफ 3 बेसिकली फैक्टोरियल ऑफ 3 को हम फर्दर रिकर्सिव उसमें बनाएंगे 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2। देन फैक्टोरियल ऑफ 2 को फर्दर हम 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1 लिख सकते हैं। देन फैक्टोरियल ऑफ 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 0 लिख सकते हैं। अब फैक्टोरियल ऑफ 0 बेस केस बन गया। अब बेस केस जो है उसको हम इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं, जिसका हमें सोल्यूशन भी पता होता है। वी ऑलवेज नो द सोल्यूशन ऑफ द बेस केस। बेस केस in this example the factorial of 0 is 1, so it will return 1. factorial of 0 1 है, 1 into 1, then हम factorial of 1 वो return 1 करेगा। 2 into factorial of 1 which is 2, यहाँ पे हमें 2 मिलेगा, return 2, हम यहाँ पे 2 करेंगे। 2 factorial of 3, 2 into 3 which is 6, so हमें 6 यहाँ पे मिल जाएगा। तो फैक्टोरियल ऑफ 3 उसकी आउटपुट हमें रिजल्ट 6 मिलेगा। तो रिकर्सिव प्रोग्रामिंग में हमने देखा कि हमारे पास एक फैक्टोरियल और उसकी रिकर्सिव कॉल एंड देन उसकी रिटर्न वैल्यू से हम ये एट द एंड रिटर्न 6 वैल्यू हमें मिल जाती है। तो हम इसी तरीके से यहाँ रिकर्सिव फंक्शंस हैं, रिकर्सिव एल्गोरिथम्स एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पे हम रिकर्सिव प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि रिकर्सिव फंक्शन के लिए क्या रूल हैं। रिकर्सिव फंक्शन कोई हमने बनाना हो उसके लिए हमें क्या रूल्स यूज करने पड़ेंगे। सबसे पहला, इन रिकर्जन इट इज एसेंशियल फॉर ए फंक्शन टू कॉल इटसेल्फ। डेफिनेटली एक फंक्शन रिकर्सिव कब होगा जब वो अपने आप को कॉल करेगा। जो फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करता है वो रिकर्सिव फंक्शन नहीं है। जो फंक्शन अपने आप को कॉल करता है वो रिकर्सिव फंक्शन है। अगर एक फंक्शन अपने आप को कॉल करता है तो रिकर्जन अकर होगी, अदरवाइज रिकर्जन विल नॉट टेक प्लेस। सेकंड, टू स्टॉप द रिकर्सिव फंक्शन इट इज नेसेसरी टू बेस the recursion on the test condition and proper terminating statement such as exit or return must be written using if statement। अब यह है कि हमने रिकर्सिव फंक्शन को कहीं पे स्टॉप करना हो तो उसके लिए हमें प्रॉपर कोई टर्मिनेटिंग कंडीशन लगानी होगी या रिटर्न स्टेटमेंट लगानी होगी या एक्सिट लगाना होगा। थर्ड, व्हेन ए रिकर्सिव फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड, जब एक रिकर्सिव फंक्शन एग्जीक्यूट होता है द रिकर्सिव कॉल आर नॉट इम्प्लीमेंटेड इंस्टेंटली। तो फौरन रिकर्सिव कॉल इम्प्लीमेंट नहीं होती। ऑल द रिकर्सिव कॉल्स आर पुश्ड ऑन टू द स्टैक until the terminating condition is not detected। तो जैसे ही हम कोई भी फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं तो फौरन वो कंप्लीट नहीं हो जाता। वो जैसे स्टैक में 1 by 1 एलिमेंट्स जा रहे होते हैं, जब तक उसे टर्मिनेटिंग कोई स्टेटमेंट या कोई कंडीशन नहीं मिलती तब तक वो रिकर्सिव जो है वो फंक्शन इम्प्लीमेंट नहीं होता कंप्लीटली। द रिकर्सिव कॉल स्टोर्ड इन द स्टैक आर पॉप्ड एंड एग्जीक्यूटेड। तो रिकर्सिव कॉल वो पॉप होती है एंड देन फिर वो कंप्लीटली रिकर्सिव फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है। ड्यूरिंग रिकर्जन ईच रिकर्सिव कॉल न्यू मेमोरी इज एलोकेटेड to all the local variables of the recursive functions with same name। अब यहाँ पे ये है कि वो उसी नाम के साथ सेम नेम के साथ मेमोरी यूज कर रहा होता है हर रिकर्सिव कॉल के ऊपर।
रन टाइम स्टैक ड्यूरिंग रिकर्जन। स्टैक को हमने ब्रीफली फर्स्ट लेक्चर में देखा था, लेकिन इन फ्यूचर हम उसको डिटेल से देखेंगे। स्टैक के सारे फंक्शंस, उसके ऊपर जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। उस फर्स्ट लेक्चर को थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं कि उसमें हमने स्टैक का एक स्ट्रक्चर देखा था। जस्ट उसमें हमने देखा था कि एक जस्ट लाइक बाउल होता है जिसमें टॉप से ही हम कोई एलिमेंट पुश या पॉप कर सकते हैं और या ऐड और रिट्रीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जस्ट इस रिकर्जन के कॉन्सेप्ट को स्टैक के उसमें हम देखते हैं कॉन्टेक्स्ट में। टू अंडरस्टैंड हाउ रिकर्जन वर्क्स एट रन टाइम, we need to understand what happens when a function is called. Whenever a function is called, a block of memory is allocated to it. तो फंक्शन कॉल जब भी होता है एक मेमोरी ब्लॉक उसको एलोकेट हो जाता है रन टाइम स्ट्रक्चर में, जिसे स्टैक कहते हैं। तो स्टैक में उसे एक मेमोरी एलोकेट हो जाती है। On this stack, an activation record for the function call is placed. This block of memory will contain, अब जो मेमोरी ब्लॉक है स्टैक का उसमें क्या क्या होगा, किन चीज़ों पे कंसिस्ट करेगा। द फंक्शंस लोकल वेरिएबल्स, स्टैक में लोकल वेरिएबल्स होंगे। सेकंड, लोकल कॉपीज ऑफ फंक्शंस कॉल बाय वैल्यू पैरामीटर्स होंगे। देन pointers to its call by reference parameters होंगे एंड ए रिटर्न एड्रेस होगा। ठीक है, चार चीजें होंगी। लोकल वेरिएबल्स होगा, कॉल बाय वैल्यू पैरामीटर्स, कॉल बाय रेफरेंस पैरामीटर्स एंड रिटर्न एड्रेस। In other words, where in the program the function was called from. When the function finishes, the program will continue to execute from that point. The activation record for a particular function call is popped off the runtime stack when the final closing brace is in the function code is reached. The activation record for a particular function call is popped off the runtime stack when the final closing brace in the function code is reached. जब हम स्टैक में वैल्यूज़ को पुश करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट ऑपरेटर्स भी होते हैं, उसमें प्लस माइनस वैल्यूज़ भी होती हैं, देन ब्रेसेस भी होती हैं। तो क्लोजिंग ब्रैकेट जब तक रीच नहीं कर जाएगी, जब तक लास्ट क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं पहुँच जाएगी, तब तक ये रन टाइम स्टैक पॉप ऑफ नहीं होगा। द एक्टिवेशन रिकॉर्ड फॉर ए पर्टिकुलर function call is popped off the runtime stack. कब पॉप ऑफ करेगा? जब फाइनल क्लोजिंग ब्रेस इन द फंक्शन कोड इज रीच। फाइनल क्लोजिंग ब्रेस जब तक रीच कर लेगी, जब वो उस तक एक्सेस कर लेगा या कोई रिटर्न स्टेटमेंट तक एक्सेस कर लेगा, तब ये पॉप ऑफ होगा। At this time, the function's return value, if non-void, is brought back to the calling block return address for use there. For example, यहाँ पे हम stack की activation record को देखते हैं कि हमारे पास let's say S1, S2, S3, S4 and then main। अब ये है, तो इसमें हमारे पास इसको जब ये करेगा completely recursively किस तरह करेगा? पहले S1 को करेगा pop, फिर S2 को, देन S3 को, S4 को, एंड लास्ट पे जो है वो मेन प्रोग्राम कम्प्लीटली पॉप्ड ऑफ हो जाएगा। अब हम एक एक्सरसाइज करते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ कंप्यूटिंग द सम ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 1 एंड एनी पॉजिटिव इंटीजर n कैन बी रिकर्सिवली डिफाइंड। अब हमारे पास अगर हम कोई भी नंबर्स हैं i इज इक्वल टू 1 to n नंबर्स हैं, उनको अगर हम सम करना चाहें, दिस इज सिंबल फॉर समीशन, उसको हम लिख सकते हैं n प्लस उसमें से एक नंबर कम i इज इक्वल टू 1 to n माइनस 1। उसको समीशन फॉर्म में इस तरीके से हम लिख सकते हैं।
विच इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि n प्लस उसमें से एक एलिमेंट और हम n-1 और प्लस i इज इक्वल टू 1 टू n-2, और इसी तरीके से हम एक एक एलिमेंट को उसमें से एडिशन के साथ उसमें अलग अलग करके लिख सकते हैं। अगर हम इसका फंक्शन करना चाहें, अगर हम इसका फंक्शन लिखना चाहें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटीजर सम int of n, if n equal to 1 return n, else return n plus sum of n minus 1। मीन्स हमारे पास ये रिकर्सिव कॉल इसकी बन जाती है कि एक n एलिमेंट है, एडिशन उसकी हो रही है सम ऑफ n माइनस 1 में, ये रिकर्सिव इसकी है, और ये हमारे पास इसका बेस केस है n इज इक्वल टू 1, जो उसको रिटर्न करेगा n वैल्यू को। अब हम एग्जांपल करते हैं एक रिकर्सन की टावर ऑफ हनाई की। रिकर्सिव एल्गोरिथम स्पेशली appropriate for solution by recursion। यहाँ पे रिकर्सिव की एक इम्प्लीमेंटेशन रियल टाइम एग्जांपल में, इसमें हमारे पास बेसिकली टास्क क्या है, हमारे पास हमारे पास टावर्स हैं, उसमें हमारे पास कुछ डिस्क पड़ी हुई है। अब डिस्क जिस ऑर्डर में पड़ी हुई है हमने उसको दूसरी किसी टावर पे प्लेस करना है। मूव डिस्क फ्रॉम लेफ्ट पेग टू राइट पेग, व्हेन डिस्क मूव्ड मस्ट बी प्लेस्ड ऑन ए पेग। अब हम इस पे जितनी भी जो डिस्क पड़ी हुई हैं उनको हमने किसी भी एक राइट पेग पे प्लेस करना है, बट उसमें कंडीशन ये है कि हमने जो भी यहाँ से पुश करनी है उसको हमने उस पर प्लेस करनी है। किसी भी एक टावर पे हम दोनों टावर्स को यूज कर सकते हैं। ओनली वन डिस्क टॉप डिस्क ऑन ए पैक मूव एट ए टाइम। एक वक्त हम सिर्फ एक डिस्क को मूव कर सकते हैं, आइदर उसको बी पे रख सकते हैं या सी पे रख सकते हैं। तो एक और कंडीशन, लार्जर डिस्क may never be placed on a smaller disk। इसमें हमें सीक्वेंस का ये ख्याल रखना होगा कि लार्जर डिस्क जो है वो स्मॉलर डिस्क के ऊपर नहीं आएगी। इसमें सबसे नीचे जो है वो लार्जर डिस्क आनी चाहिए, उससे ऊपर स्मॉलर, उससे ऊपर स्मॉलर, उससे ऊपर स्मॉलर। तो हमने एज इट इज, जैसे ए पे हम देख सकते हैं जिस सीक्वेंस में पढ़े हैं, हमने इसको दूसरे टावर पे एज इट इज इसी सीक्वेंस में इस तरह रखना है कि 1 बाय 1 मूव करना है। एंड सेकंड ये है कि एक वक्त में एक ही मूव हम कर सकते हैं। इसमें हमने रिकर्जन अप्लाई करनी है। सबसे पहले हम इसमें बेस केस फाइंड करेंगे। इफ देयर इज वन डिस्क मूव फ्रॉम ए टू सी। अब हम देखते हैं कि इसमें फ्रॉम ए टू सी मूव एक अगर हम करते हैं तो ये हमारा बेस केस में आ जाता है। इसमें सबसे पहले हम फाइंड करेंगे बेस केस। इफ देयर इज वन डिस्क मूव फ्रॉम ए टू सी, इंडक्टिव सॉल्यूशन फॉर n ग्रेटर देन 1 डिस्क, मूव टॉप मोस्ट n-1 disk from A to B using C for temporary storage. Move final disk remaining on A to C. Move the n-1 disk from B to C using A for temporary storage. नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको ग्राफिकली देखते हैं सो दैट हम इसके स्टेप्स को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि ये किस तरीके से मूव करके एंड तक उसी तरीके से जो हमारी डिफरेंट कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करते हुए इसको लेके जाता है। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं ए पे हमारा डिस्क पड़ी हुई है, 4 डिस्क हैं, इनको हमने प्लेस करना है इन टावर्स के ऊपर। इन 2 टावर्स को यूज करते हुए
सबसे पहले स्टेप में आप देख सकते हैं हमारे पास टॉप वाली डिस्क को उठा के हमने बी पे प्लेस कर दिया। सेकंड स्टेप में हमने ए वाली टावर से एक डिस्क सी पे प्लेस कर दी। हम बी पे प्लेस नहीं कर सकते बिकॉज हमारी कंडीशन है कि बड़ा जो डिस्क है वो छोटी डिस्क के ऊपर हमने प्लेस नहीं करना। देन थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि छोटी डिस्क को हम देन अगेन उसको सी पे प्लेस कर सकते हैं। इस तरीके से हमारी ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। अब हमारे पास ए उस पे भी 2 हैं और सी पे भी 2 हैं और दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। इसके ऊपर सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। नेक्स्ट हम मूव क्या कर सकते हैं कि ए से हम एक डिस्क को मूव करेंगे बी के ऊपर। फोर्थ स्टेप में हम देख सकते हैं कि हमारी ए से बी पे एक डिस्क मूव हो गई है। अब हम 5 स्टेप पे आते हैं। इसमें हम जो सी पे हमने एक स्मॉल डिस्क रखी थी उसको हम दोबारा वापस ए पे लेके आ जाते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप में हम जो सी पे स्मॉल डिस्क है उसको बी पे ले आएंगे। देन हमारे पास अब कंडीशंस सारी फुलफिल हो रही हैं इस स्टेप पे भी। एंड अगेन हम ए पे जो स्मॉल डिस्क है उसको हम बी पे प्लेस कर सकते हैं। देन इट इज़ ओके। 7 स्टेप पे हमारे पास इस तरीके से आ गया। देन अब 8 स्टेप पे हम क्या करेंगे, ए को हम सी वाली डिस्क पे ले आएंगे। देन नेक्स्ट स्टेप पे हम 9 स्टेप पे हम बी पे टावर पे जो डिस्क है उसको हम ए पे ले आएंगे। 10 स्टेप पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ए में एक है, बी में एक डिस्क है और सी में स्मॉलर और नीचे बड़ी डिस्क है। देन अगले स्टेप में हम स्मॉलर डिस्क को ए पे ले आएंगे। 11 स्टेप के बाद जब 12 स्टेप होगा हमारे पास बी की जो डिस्क है उसको हम सी पे प्लेस कर देंगे। 12 स्टेप में हमारे पास इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। देन हमारे पास ए की जो डिस्क है उसको हम बी के ऊपर रख देंगे, बी टावर पे आ जाएगी। 13 स्टेप पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ए पे एक डिस्क है, बी पे स्मॉलर डिस्क है और सी पे 2 डिस्क हैं। देन हम अब ए की डिस्क को उठा के हम सी पे रख सकते हैं बिकॉज हमने इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है, लार्जर डिस्क स्मॉलर देन स्मॉलर। एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास लास्ट डिस्क है जिसको हम इसके ऊपर रखें तो हम अपने अल्टीमेट जो टारगेट है उस पर पहुँच जाएंगे। मीन्स कि हमने स्टार्ट में देखा कि हमारे पास 4 डिस्क जो एक ऑर्डर में पड़ी हुई हैं उन्हीं कंडीशंस को फुलफिल करते हुए फॉलो करते हुए हमने लास्ट 15 स्टेप पे डिस्क को उसी अरेंजमेंट में रख दिया जिस अरेंजमेंट पे हमें चाहिए था। सो टावर ऑफ हनाई रिकर्जन को अप्लाई करता है। रिकर्सिव GCD फंक्शन, a greatest common divisor GCD is the largest factor that 2 integers have in common। हम GCD फंक्शन को भी रिकर्जन के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कंप्यूटेड यूजिंग यूक्लिडियन एल्गोरिदम इसमें अप्लाई करते हैं। GCD ऑफ x ऑफ y इज इक्वल टू y इफ y डिवाइड्स x इवनली। तो GCD ऑफ x y इज इक्वल टू GCD ऑफ y एंड x रिमाइंडर y अदरवाइज। एंड देन हमारे पास यहाँ पे बेस केस क्या होगा, GCD ऑफ एक्स वाई इक्वल टू y इज दी बेस केस। तो ये हमारे पास बेस केस हो गया और ये उसकी रिकर्सिव कॉल होगी। इस तरीके से हम GCD की भी रिकर्जन कर सकते हैं। तो GCD फंक्शन एक रिकर्सिव फंक्शन। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंटीजर GCD, इंटीजर x एंड इंटीजर y। इफ x रिमाइंडर y इक्वल टू 0, अगर हमारी एक रिमाइंडर उसका हमें 0 मिल जाता है देन रिटर्न y, एल्स
रिटर्न जीसीडी वाई एक्स रिमाइंडर वाई। ये हमारा बेस केस है। यहाँ पे अगर उसका रिमाइंडर एक्स एंड वाई का रिमाइंडर 0 आता है तो ये हमें बेस केस मिल जाता है, रिटर्न वाई की वैल्यू रिटर्न कर देगा। अदरवाइज ये रिकर्सिवली इसको कॉल करेगा उस वक्त तक जब तक उसे बेस केस नहीं मिल जाता। सो जीसीडी फंक्शन को भी हमने रिकर्सिव फंक्शन अप्लाई करके उसका एक फंक्शन बनाया। सॉल्विंग रिकर्सिव डिफाइंड प्रॉब्लम्स। हम जैसे मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, उनके अंदर रिकर्सिव फंक्शंस अप्लाई कर रहे हैं, रिकर्जन्स अप्लाई कर रहे हैं, रिकर्सिव एल्गोरिथम्स अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास डिफरेंट रिकर्सिव डिफाइंड प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम सॉल्व रिकर्जन से कर सकते हैं। द नेचुरल डेफिनेशन ऑफ सम प्रॉब्लम्स लीड्स टू ए रिकर्सिव solution. For example, Fibonacci series, Fibonacci numbers 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Fibonacci series का आपको आइडिया होगा किस तरीके से होता है कि लेट से हमारे पास जो एलिमेंट 0 है, देन नेक्स्ट एलिमेंट है, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट आ जाता है। फिर इन दोनों को ऐड करें तब हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट, प्रीवियस दो को ऐड करें देन नेक्स्ट एलिमेंट आ जाता है, इन दोनों को ऐड करें देन हमारे पास द नेक्स्ट नंबर आ जाता है। सो इस तरह की सीरीज हमारी फिबोनाची सीरीज होती है। इसका हम रिकर्सिव सॉल्यूशन कैसे दे रहे हैं? आफ्टर द स्टार्टिंग 0, 1 ईच नंबर इज द सम ऑफ द टू प्रीसीडिंग नंबर। हर नंबर दो प्रीसीडिंग नंबर्स को ऐड करने से हमें मिल रहा है। इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन फिबोनाची ऑफ n इज इक्वल टू फिबोनाची ऑफ n-1 प्लस फिबोनाची ऑफ n-2। अब हमने ये दो फंक्शन बना लिए, इन दोनों को ऐड करने से हमें उसकी फिबोनाची नंबर्स की सीरीज मिलती है। तो इसमें बेस केस n इज लेस इक्वल टू 0, इसमें बेस केस हमारा n इज लेस देन और इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 1। मीन्स जब n इक्वल टू 1 होगा या n इज लेस देन और इक्वल टू 0 होगा देन हमारे पास इसकी वैल्यू 1 मिलेगी हमें। ये हमारे बेस केसेस हैं। देन बाकी पे हम रिकर्जन अप्लाई करेंगे और जो कंसेक्टिव दो प्रीसीडिंग नंबर हैं उनको ऐड करने से हमें नेक्स्ट नंबर मिलता जाएगा। तो इस तरीके से हम फिबोनाची सीरीज को रिकर्जन के थ्रू उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। अगर इसको हम फंक्शन की फॉर्म में लिखें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटीजर फिब इंट n, इफ n इज लेस देन और इक्वल टू 0 बेस केस रिटर्न 0 करें, एल्स इफ n इज इक्वल टू 1, अगर हमारा n भी 1 आता है देन भी 1 रिटर्न 0 करेगी, एल्स रिकर्जन अप्लाई कर दे, उसमें क्या है रिटर्न फिब ऑफ n-1 प्लस फिब ऑफ n-2, और ये रिकर्जन उस टाइम तक चलती रहेगी जब तक हमारी बेस केस उसे मिल नहीं जाते। स्टूडेंट्स, हमने आज के लेक्चर में रिकर्जन को स्टडी किया, रिकर्सिव की डेफिनेशन देखी, रिकर्जन क्या है, जो फंक्शन अपने आप को कॉल करता है वो रिकर्जन कहलाती है। रिकर्सिव फंक्शंस भी हो सकते हैं, रिकर्सिव एल्गोरिदम भी हो सकते हैं, जो एल्गोरिदम अपने आप को कॉल करते हैं वो रिकर्सिव एल्गोरिदम होते हैं। समटाइम हमें पास प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिनको हमने सॉल्व करना होता है तो उसमें हम रिकर्जन अप्लाई करते हैं। रिकर्जन में दो चीज़ें देखनी होती हैं, एक उसमें बेस केस होता है और दूसरा उसमें जर्नल केस या रिकर्सिव केस होता है। अगर एक प्रॉब्लम है वो बिग साइज का है, उसको सॉल्व करने के लिए उसको सॉल्व करना एक मुश्किल टास्क है, तो देन रिकर्जन हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम एक बिग प्रॉब्लम को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करते जाते हैं और
उसका एक बेस केस बना लेते हैं या एक स्मॉलर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बना लेते हैं, तब उसका सोल्यूशन हम फाइंड करते हैं। अब बेस केस का सोल्यूशन जब हमें मिल जाता है, देन हम उसको कंप्लीट प्रॉब्लम की तरफ लेके आते हैं और हमें पूरे बिग प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। किसी भी प्रॉब्लम का हम रिकर्सिव सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। हमने डिफरेंट एग्जांपल देखी इस लेक्चर में कि रिकर्सिव फंक्शन किस तरीके से कॉल किए जाते हैं। देन हम रिकर्सिव प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग में हम डिफरेंट फंक्शंस अप्लाई करते हैं और उसमें रिकर्जन्स अप्लाई करते हैं जो वैल्यूज रिटर्न करते हैं और एट द एंड हमें उसका सॉल्यूशन मिलता है। देन हमने रिकर्सिव फंक्शंस के लिए डिफरेंट रूल्स देखे, क्योंकि रिकर्जन अप्लाई करने के लिए कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम रिकर्जन को अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर डिफाइनिंग और इंट्रोड्यूसिंग द रूल्स, हमने इसके बाद एक एग्जांपल की रियल लाइफ की टावर ऑफ हनाई की। उसमें हमने 4 डिस्क थी, उनको हमारे पास 3 टावर थे, जिसमें उनको हमने जो पहले टावर के ऊपर 4 डिस्क हैं। इसके बाद हमने एग्जांपल टावर ऑफ हनाई की। उसमें हमारे पास 3 टावर थे और एक टावर के ऊपर 4 डिस्क प्लेस थी। उसकी कंडीशन ये थी कि हमारे पास सारी जो डिस्क हैं वो इस ऑर्डर में होंगी कि सबसे बड़ी डिस्क नीचे होगी, उससे छोटी डिस्क ऊपर, एंड देन स्मॉलर एंड देन स्मॉलर। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि हमने इसको इस तरीके से करना है कि बाकी 2 टावर्स को यूज़ करते हुए इन चारों डिस्क को इस तरह करना है कि छोटी डिस्क के ऊपर बड़ी डिस्क नहीं प्लेस हो सकती, और हमने ये सारी डिस्क उन दोनों टावर्स को टेम्परेरी यूज़ करते हुए इस तरह करना है कि हमारी सारी चारों डिस्क हैं वो दूसरे किसी टावर के ऊपर उसी अरेंजमेंट में आ जाएं जिस अरेंजमेंट में ये पड़ी हैं। मीन्स सबसे नीचे बड़ी डिस्क, देन छोटी डिस्क, देन छोटी डिस्क, एंड सबसे ऊपर स्मॉलर डिस्क। और इसके अलावा हमने डिफरेंट और एग्जांपल्स भी हमने देखी जिसमें हमने उसको रिकर्जन अप्लाई करके भी देखी और उसके फंक्शंस बना के भी देखे। तो इस तरीके से हमने आज रिकर्सिव फंक्शंस और रिकर्सिव कॉल्स को डिफरेंट तरीकों से देखा। जो हमारे बहुत से बिग प्रॉब्लम्स हैं उनको रिकर्सिव फंक्शन अप्लाई करके या रिकर्सिव एल्गोरिथम अप्लाई करके सॉल्व किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।